नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है इम्यूनिटी पार्ट 2 में। उसके पहले इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि होंगे हमारा इम्यून सिस्टम। और आज के क्लास में ही हम जानने वाले हैं कि वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है लाइव वैक्सीन, क्या होता है किल्ड वैक्सीन, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और क्या होता है टॉक्सिकॉइड वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें और इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और बनेंगे भी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, उसमें वैक्सीन के बारे में डिस्कशन चल रही थी और हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात की थी। और आज आप जानिए मुख्य रूप से वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो वैक्सीन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने वैक्सीन दिखाई दे रहे हैं। एक है जिसको हम कहते हैं लाइव वैक्सीन, दूसरे को कहते हैं किल्ड वैक्सीन और तीसरे को कहते हैं टॉक्सिकॉइड वैक्सीन। ओके फ्रेंड्स, और जो चौथा है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, ये चार प्रकार के वैक्सीन हैं। तो लाइव वैक्सीन को समझने का प्रयास करेंगे। तो लाइव वैक्सीन का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि यहां पर ये पैथोजन है। ओके फ्रेंड्स, ये पैथोजन है। इसको क्या किया हमने, इसके इंटेंसिटी यानी इसकी जो क्षमता है, इसका जो पावर है उसी को कम कर दिए। यानी कि इसको हमने कर दिया कमजोर। क्या कर दिए फ्रेंड्स, कमजोर कर दिए। अब कमजोर इतना कर दिए कि शरीर में जाएगा तब भी जाकर के कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो ये कमजोर हो गया है, यानी कि इतना कमजोर की बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा, ये वायरुलेंट नहीं हो पाएगा, अपने प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसा जो वैक्सीन बन रहा है जिसमें पैथोजन को कमजोर करके तैयार किया जा रहा है, उसी को हम लाइव वैक्सीन कहते हैं। और ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर नामक बीमारी के लिए यूज किए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं किल्ड वैक्सीन का। तो फ्रेंड्स, जान लीजिएगा कि किल्ड वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि वैसा वैक्सीन जिसमें जो पैथोजन होता है उसको मार दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह उसको खत्म कर दिया जाता है। जब मर जाता है फिर उससे वैक्सीन को तैयार करते हैं। तो वैसे में साल्क पोलियो, हुपिंग कफ के लिए, टाइफाइड का वैक्सीन, रैबिस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कलोरा, यानी इन सभी बीमारी के लिए जो वैक्सीन बन रहे हैं फ्रेंड्स, वो कैसे बन रहे हैं, तो उसमें पैथोजन को मार करके तैयार किया जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं टॉक्सिकॉइड वैक्सीन की। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, टिटनस हो गया, डिप्थेरिया हो गया और यहाँ पे बोटुलिज्म हो गया, यानी यहाँ पर जो डिजीज है इसके पैथोजन, ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, इसके जो पैथोजन है, मान लेते हैं इसके जो पैथोजन है उन्होंने रिलीज किया टॉक्सिन, एक प्रकार के जहरीले पदार्थ को रिलीज किया। अब क्या किया जाता है, इस टॉक्सिन को डिटॉक्स कर दिया जाता है, यानी कि डिटॉक्सिफाइड, मतलब कि इसके प्रभाव को, इसका जो जहरीला प्रभाव है उसको खत्म कर दिया जाता है। और जब खत्म कर दिया जाता है तो इसका प्रयोग हम वैक्सीन के निर्माण में कर लेते हैं। तो वैसा वैक्सीन जिसमें टॉक्सिन को डिटॉक्स करके, डिटॉक्सिफाइड करके तैयार किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकॉइड वैक्सीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन के बारे में कि रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन होता क्या है। तो दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि कैसे, तो वैसे वैक्सीन जिसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी है
इसका जो वैक्सीन बनता है वो इसी मेथड के द्वारा बनता है। और आपको बता दे फ्रेंड्स कि जो हेपेटाइटिस बी है उसका वैक्सीन किससे बनाया जाता है? ईस्ट से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है ईस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हमने यहाँ पर वैक्सीन को डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में कि ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति है, ओके, इसको क्या किया है, तो इस सांप ने काट लिया, इस सांप ने काट लिया है। तो जब सांप काटता है तो सांप से क्या निकलता है? वेनम, यानी कि जहर। तो इस व्यक्ति को उसी वक्त इस वेनम के एंटी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इस व्यक्ति को दिया जाता है एंटी वेनम, एंटी वेनम दिया जाता है। और ये वैक्सीन होता है जो कि क्या होता है? परफॉर्म्ड होता है, यानी कि वैसा इम्यूनाइजेशन जिसमें परफॉर्म्ड वैक्सीन को दिया जाता है उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि पूरी तरह सक्रिय वैक्सीन दिया जाता है जो उसी वक्त कार्य करता है, इमीडिएट वर्क करता है, उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यानी कि वैसा इम्यूनाइजेशन जो परफॉर्म मतलब होता है पूरी तरह एक्टिव, पूरी तरह कार्यरत, परफॉर्म्ड वैक्सीन से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल क्या है कि एंटीवेनम, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। जो कब यूज में आता है? जब कोई इसने क्या करता है? काटता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनाइजेशन आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है कि जब कोई सांप काटता है तो उसी वक्त जो वैक्सीन दिए जाते हैं, पूरी तरह फंक्शनल वैक्सीन दिए जाते हैं जो कि उसी वक्त कार्य करें, उससे जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी, जो इम्यूनाइजेशन उत्पन्न होगा, उसी को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एंटी वेनम देने पे होता है। अब हम बात करते हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका सबसे शुरू से ही इंतजार था, और वो है इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों कोरोना काल में बाबा रामदेव ने क्या कहा था कि योग करे, प्राणायाम करे और अपने इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम जान लेते हैं कि आखिर ये इम्यून सिस्टम होता क्या है। तो चलिए क्लास को देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम की कि इम्यून सिस्टम है क्या। तो फ्रेंड्स इम्यून सिस्टम एक प्रकार का यूनिक सिस्टम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, जन्म से प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे इम्यून सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिक होता है, जन्म से प्रेजेंट होता है, और ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के एंटीजन कहिए या पैथोजन कहिए, उससे क्या करता है? बचाता है, यानी कि लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम एक प्रकार का यूनिक सिस्टम है। क्या फ्रेंड्स? तो एक प्रकार का यूनिक सिस्टम है। अब यह सिस्टम करता क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए ये मेमोरी पर वर्क करता है, इन्फेक्शन के मेमोरी पर वर्क करता है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कभी हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ, ओके फ्रेंड्स, इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन से ये रिस्पॉन्स तो करेगा, लेकिन उसके मेमोरी को भी रख लेता है कि जब फिर से दोबारा उस एंटीजन या पैथोजन का क्या हो, अटैक हो हमारे शरीर पे, तब ये क्या कर सके, पूरी तरह अपना पूरा जोर लगा करके उस पे वार कर सके और उस एंटीजन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके।
तो दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे, ये करता क्या है कि एंटीजन को पहचानता है, एंटीजन को पहचानता है एवं उसकी मेमोरी स्टोर करता है। स्टोर करता है। और बात करते हैं तो ये क्या करेगा, एंटीजन को पहचानेगा और उसे मारने का कार्य करता है। एंटीजन को पहचान कर उसे नष्ट करता है। यहां पर वो वाला सा हो जाएगा, नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो यूनिक होता है और एंटीजन को पहचानता है और उसके मेमोरी को रखता है और फिर एंटीजन को क्या करता है, पहचान करके उसे नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये है इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम वर्ड है। सिस्टम वर्ड का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे। तो फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम ही है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाता है और कौन सा ऑर्गन क्या वर्क करता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो ऑर्गन्स हैं। तो सिंपल से ऑर्गन्स है इसमें कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, कुछ सेल्स आते हैं और कुछ टिश्यूज आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब दूसरा हिस्से की बात करेंगे तो इसमें आते हैं कुछ केमिकल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के केमिकल्स हैं। अब यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है कि कौन का केमिकल्स, तो आपको बता दें कि जो इम्यून सिस्टम का केमिकल है जिसे हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं, तो यही केमिकल्स है जिसको हम डिस्कस किए थे। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं तो सिंपल सा एक बात जानिएगा कि वह ऐसा ऑर्गन जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और मैच्योरेशन होता है उसको हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आपको बोर्ड पर देखे जाएंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि लिम्फॉइड ऑर्गन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, वैसा ऑर्गन जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, एवं मैच्योरेशन होता है, उसे लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि वैसे ऑर्गन जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और परिपक्व होते हैं वहीं पे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं। जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। तो फ्रेंड्स प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यहां पे देखेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसके अंतर्गत आपको दो प्रकार के ऑर्गन मिलेंगे, एक है बोन और दूसरा है थाइमस। अब ये एस्प्लीन, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, ये जो ऑर्गन्स है उसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम दोनों प्रकार के ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं आपको कहां कहां दिखाई देते हैं और ये दिखते कैसे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिख रहा है।
ओके फ्रेंड्स, अब लिम्फेटिक सिस्टम में आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं। अब ये ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं उसको देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, बोन मैरो, पेयर पैचेज, एस्प्लीन, थाइमस और ये टॉन्सिलिया एडेनोइड्स। तो यहां पर फ्रेंड्स ये हैं ऑर्गन्स जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये ऑर्गन्स दिख गए होंगे, पूरी तरह क्लियर विजिबल हो रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लेते ये ऑर्गन हो गया, ये ऑर्गन हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो इमेच्योर मतलब पूरी तरह परिपक्व नहीं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, उनका मैचुरेशन होता है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, मतलब वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो ये जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन है वो कैसे ऑर्गन है, तो वैसे ऑर्गन जिसमें इमेच्योर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है और हाँ उसमें एंटीजन के प्रति सेंसिटिविटी की गुण विकसित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा ऑर्गन या वैसा लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, यानी कि परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं तथा क्या होगा फ्रेंड्स, मैच्योर होते हैं तथा उनमें एंटीजन के प्रति सेंसिटिविटी का गुण विकसित हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, तो ये वैसे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जिसमें अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं तथा उनमें एंटीजन के प्रति सेंसिटिविटी का गुण विकसित हो जाता है। मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करेगा उसके प्रति क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे और उस पर क्या कर लेंगे, अटैक करेंगे। तो वही गुण विकसित होता है किसमें, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब इस अंग के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो इस अंग के अंतर्गत आपके जो ऑर्गन्स आते हैं वो है बोन और दूसरा है थाइमस। बोन और थाइमस हैं जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हैं, तो ध्यान देंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स हैं जिसमें मैच्योर लिम्फोसाइट क्या होता है, माइग्रेट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में यहां पे क्या हुआ कि मैच्योर हुआ और मैच्योर होके ये क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और जिसके अंतर्गत आपके स्प्लीन, टॉन्सिल, पेयर पैचेज, अपेंडिक्स इत्यादि आते हैं। तो सिंपल सी बात है, यह वैसा लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसमें
लिम्फोसाइट्स मैच्योर होकर पहुंचते हैं, में लिम्फोसाइट्स मैच्योर होकर पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस ऑर्गन के अंतर्गत क्या आता है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत स्प्लीन आता है, टॉन्सिल आता है, पेयर पैचेज आते हैं और अपेंडिक्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ अब यहाँ पे अगर हम एस्प्लिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एस्प्लिन को हम आरबीसी के रिजर्वर कहते हैं। मतलब कि जब आवश्यकता से अधिक आरबीसी बन जाता है तो उसी में जाकर के स्टोर हो जाता है। फिर टॉन्सिल भी जो हमारे गले में ये जो होता है, यहाँ पे जो हमारा जीभ है उसके किनारे किनारे टॉन्सिल होता है। फिर पेयर पैचेज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और अपेंडिक्स है जो कि हमारी जो बड़ी आंत है उसका जो सिक्कम वाला हिस्सा है उससे ओंगोलिनोमस रसायन निकली रहती है। तो ये क्या है, तो ये है हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स, हमने लिम्फेटिक सिस्टम देख लिया था। फिर बात करते हैं यहां पे अब हम एलर्जी की, कि ये एलर्जी होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, एलर्जी होता क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि होता ही है कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम कहीं जा रहे हैं और किसी पदार्थ के संपर्क में आ गए, और जैसे ही संपर्क में आए क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर खुजली होने लगती है। वैसा अक्सर आपने महसूस किया होगा, जैसे कि आप खेतों में जाते हैं तो अचानक होता क्या है कि आपको सर्दी हो जाती है, यानी कि रनी नोज हो जाता है। ठीक, आपकी आंखों से पानी आने लगते हैं, खुजली इचिंग पानी आने लगता है, सांस लेने में कभी कभी दिक्कत भी होने लगती है। तो ये जो अनुक्रियाएं आपको दिख रहे हैं, रिस्पॉन्स दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि एलर्जी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि एलर्जी होता क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में वो रिस्पॉन्स हुआ था वो कैसे हुआ, तो जो इन्वायरमेंट है उसमें जो उपस्थित है पैथोजन या एंटीजन, उनके कारण ही क्या होता है, ये रिस्पॉन्स हमारे शरीर के जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब उन्हीं पदार्थों से क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे आंखों से पानी आना, नाक बहना, यानी कि वहीं सर्दी हो जाता है, फिर खुजली इत्यादि ये सब उत्पन्न होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एलर्जी क्या होता है, आसान से शब्दों में जानेंगे कि जब इन्वायरमेंट में उपस्थित एंटीजन के संपर्क में हमारा शरीर आता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, इसे ही एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि जब हम इन्वायरमेंट में गए, पर्यावरण में गए, तो पर्यावरण में जो उपस्थित एंटीजन है उनके संपर्क में हमारा शरीर आया, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, और इसी हाइपर एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलर्जी उत्पन्न होने वाले या एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि बताइए कि वैसे कारक को हम क्या कहेंगे जिनके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि वो कारक कौन से हैं।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जेंस क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उन्हें हम बोलेंगे एलर्जेंस। उन्हें कहते हैं एलर्जेंस या उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि वैसे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जेंस के अंतर्गत क्या आ सकते हैं? तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि डस्ट हो गया, फिर पोलन ग्रेन्स हो गए, पोलन etc, ये सभी क्या है? तो ये एलर्जेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी हम एंटीजन के रूप में कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचे तो दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हमने देख लिया एलर्जी। तो एलर्जी होता क्या है और एलर्जी को उत्पन्न करने वाले कारक को कहते क्या है? तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जिसमें आप एंटीबॉडी के बारे में जानिएगा। जैसा कि जब हम एंटीबॉडी की बात कर रहे थे तो हमने आपको एंटीबॉडी ई की बात जरूर की थी, IgE। ध्यान रखिए, याद कीजिएगा, हमने IgE की बात की थी, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन की बात की थी। तो फ्रेंड्स वही एंटीबॉडी जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो IgA रिलीज होते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे, आप इसे नोट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बहुत ही सिंपल है कि एलर्जिक रिएक्शन में एंटीबॉडी IgE रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है? तो एंटीबॉडी आई रिलीज होता है। और इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है। तो कौन सा एंटीबॉडी है फ्रेंड्स? तो वो एंटीबॉडी है IgE। तो आप इसे याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एलर्जी जब होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण के बारे में तो ऑलरेडी हम बता ही दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लेंगे कि लक्षण के रूप में क्या होगा। रनिंग नोज, यानी कि नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर स्नीजिंग, मतलब कि छींक आना शुरू होगा। फिर वाटरी आईज, आंखों से पानी निकलने लग जाएंगे। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, दिक्कत महसूस होगी। और फिर है इचिंग, मतलब कि खुजली भी उत्पन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है इसके सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स अगर हम एलर्जी के ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि एलर्जी के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे क्या? तो बहुत ही इजी है, इंजेक्शन लगा देंगे। देखिए बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एलर्जी को जल्दी से खत्म करना हो तो हम लगाएंगे इंजेक्शन या एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो फ्रेंड्स यहां पर जिस व्यक्ति को एलर्जी हुई है उसको ये दवाई या ड्रग्स दिया जाएगा, जिसमें से एक है एंटीहिस्टामिन, दूसरा है एड्रेनालिन और तीसरा है स्टेरॉइड। मतलब कि सिम्टम्स को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए जो आपको ड्रग्स दिए जाएंगे वो है एंटीहिस्टामिन ड्रग, फिर एड्रेनालिन है, फिर स्टेरॉइड है। दवाई भी होती है और इंजेक्शन भी इसके होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रीटमेंट की बात की थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, देखिएगा फ्रेंड्स, वो क्या है आपको नहीं पता, बताते हैं फ्रेंड्स। वो है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान देंगे, हमने रिस्पॉन्स पढ़ा है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज है, उसको भली भांति पता है कि किस प्रकार की एंटीजन को मारना है।
यानी कि आपने ये जाना था कि हमारा जो सेल्फ एंटीजन होते हैं उसको ये नहीं मारता है, जो बाहर से एंटीजन प्रवेश करता है उसी को मारता है। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मानते हैं कि क्या हुआ कि ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस करना है कि जो हमारा सेल है किसी म्यूटेशन के कारण या किसी कारण से क्या करता है, उसमें म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। अब होता यही है कि जब हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है खुद के ही एंटीजन को मारना शुरू कर दे, खुद के ही एंटीजन को मारना शुरू कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जब शरीर का जब एंटीबॉडी खुद के शरीर के एंटीजन को मारना शुरू कर दे तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। कहा जाता है। और फ्रेंड्स ऑटो इम्यूनिटी के कारण क्या हो सकते हैं, तो कॉज में अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण हो सकते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, क्या होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड में कौन कौन से आते हैं, क्या होता है यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वंस अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसे आप लाइक जरूर करें, और आपको लग रहा है कि सपोर्ट करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए,